सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। महंगे फ्यूल की बचत और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है। दुनिया की टॉप 10 गाड़ियां बनाने वाली कंपनी इस तेजी के साथ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रही हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अगस्त 2021 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि 2030 तक अमेरिका में फरोख्त होने वाली 100% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान किया है कि 2035 के बाद पेट्रोलियम मसनूआत पर चलने वाले इंजन नहीं बनाए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां इंपोर्ट भी नहीं की जा सकेंगी। दुनिया की बदलती हिकमत अमली को देखते हुए पाकिस्तान ने भी 2030 तक 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। ये शरह दीगर मुल्कों के मुकाबले में अभी भी बहुत कम है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में कई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम जल्द इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमारा पावर सेक्टर बहरान से गुजर रहा है और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि घरेलू सार्फिन और सनतों को ज़रूरत की बिजली फराम करने में भी चैलेंजेस का सामना है। महंगी बिजली पैदा होने की वजह से सार्फिन बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल से भी घबराने लगे हैं। बिजली की पैदावार ज़्यादा है, लेकिन खराब तरसीली निज़ाम की वजह से कई घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। ऐसे हालात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रिचार्ज करने के लिए वसी पैमाने पर सस्ती बिजली की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर सस्ती बिजली दस्तयाब ना हो सकी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बोझ बन जाएंगी और तवानाई बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। 15 साल कबल गाड़ियों को CNG पर चलाने का रुझान पैदा हुआ तो बिना मनसूबा बंदी CNG स्टेशन के NOC जारी किए गए। देखते ही देखते CNG स्टेशन में कई गुना इजाफा हो गया। हर 1 किलोमीटर के फासले पर कई CNG स्टेशन कायम किए गए, जिससे गैस के ज़खायर कम हुए और CNG पर चलने वाली गाड़ियां तो दूर की बात, घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई। आज दुनिया तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुंतकिल हो रही है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में 1000 से ज़ायद ऐसे पॉइंट कायम किए गए जहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां रिचार्ज हो सकेंगी। इसी तरह भारत में सस्ती बिजली फराम करने के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं ताकि फ्यूल पर इन्हिसार कम हो और जब बिजली की डिमांड में इजाफा हो तो कमी का सामना ना करना पड़े। बैनुल अक़वामी एनर्जी एजेंसी ने पेशगोई की है कि तेल और पेट्रोल का इस्तेमाल 2050 तक 75% तक कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आलमी ऑयल का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है। 2021 में आलमी सतह पर EV कारों में की फ़रोख्त 6.5 मिलियन यूनिट्स फी साल थी। चीन ने हर साल 3 मिलियन कारें और 30 मिलियन मोटरसाइकिलें फ़रोख्त की और यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने बिलतरतीब 2.5 मिलियन और 10 लाख यूनिट्स फ़रोख्त किए। मोटरसाइकिलें पाकिस्तान की सालाना पेट्रोल की ज़रूरियात का 40% इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली चीनी कंपनी का कहना है कि 2030 तक पाकिस्तान में खरीदी जाने वाली 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। वफाकी हुकूमत ने भी इस हवाले से अपनी हिकमत अमली को तेज़ कर दिया है। हुकूमत की जानिब से तीसरी मरतबा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तश्कील देने का फैसला किया गया है। नई EV पॉलिसी में पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मेयार और मकामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जल्द अज जल्द मार्केट में लाने के इक़दाम और आदाफ मुकर्रर किए जाएंगे। साल 2022 से अब तक 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 49 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं, जिनकी सालाना पैदावारी सलाहियत 40 लाख गाड़ियों की है, जिनमें से 25 ने गाड़ियों की पैदावार शुरू कर दी है। रवा माह 4 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी के लिए पहला लाइसेंस जारी किया गया, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 6000 गाड़ियां हैं और इसकी पैदावार का आगाज़ 2024 के आखिर तक, यानी अब से चंद हफ्तों के बाद ही मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार ओवैस लगारी का कहना है कि हुकूमत ने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। आइंदा चंद माह में तमाम सेक्टर्स के लिए बिजली की कीमतें कम होंगी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भी शामिल है। अब हालात को देखते हुए इस हिकमत अमली को तेज़ करने की बड़ी ज़रूरत है। अब ये तमाम जो मंसूबे और प्रोजेक्ट्स हैं ये कितने काबिल अमल हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का जो एक क्लाइमेट से, इस वक्त पाकिस्तान की एक वॉर है क्लाइमेट चेंज से, उसको किस हद तक ये फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब 2030 तक जो पाकिस्तान अपने 30% ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ लेकर जाना चाहता है, जितना टाइम अभी बचा है और जो स्पीड है हमारी, जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसमें आपको काबिल अमल नजर आ रहा है? जी देखें, आप बिल्कुल सही, गवर्नमेंट की सोच है और पॉलिसी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है। क्यों जाना है, मैं आपको 2 वजूहात दूंगा। एक ये कि पाकिस्तान का जो मेजर इम्पोर्ट बिल है वो ऑयल से आता है और अगर उसका मैं आपको मैग्नीट्यूड दे दूं तो वो आप एक माह में $1 बिलियन का ऑयल इम्पोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट। ये जो आपके अभी अपडेटेड
स्टेटिस्टिक्स हैं स्टेट बैंक के उसके मुताबिक। तो अगर 30% आप बचाते हैं तो इसका मतलब है हर साल आप $300 मिलियन बचा रहे होंगे, और अगर उसको आप एनुअली लेके जाएं तो ये $3.6 बिलियन बनते हैं। तो $3.6 बिलियन मीन्स एक साल में बचाना, इट मीन्स कि आपको IMF की जरूरत नहीं रहती, आपके पास काफ़ी सारा जो है वो इम्पोर्ट से बचत हो सकती है। तो एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन इसको सस्टेन करना और इसको एक इस तरह से लेके चलना कि ये इंक्लूसिव भी रहे और माशरे के सभी जो तबकात हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें, ये एक चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। इसके लिए आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की चूँकि माशी हालात ऐसे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के बगैर नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इसको फिगर आउट करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो EVs हैं वो जब तक वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होती और आप इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइस बड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको इंडिजनाइजेशन की तरफ जाना होगा, खासकर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी बाइक्स की सूरत में आती है या जो आपके रिक्शाज हैं उनकी सूरत में आती है। तो अगर आप उस चीज़ को लेके आते हैं तो वो आप 30% क्या शायद 50% तक आप जो है वो कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है, एक तो इकोनॉमिक आपको फ़ायदा होगा, दूसरा ये कि जो क्लाइमेट प्लेजेस चल रहे हैं, क्लाइमेट गवर्नेंस आ रही है ग्लोबल, आपकी जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। अभी राइट नाउ मैं बाकू में हूँ, COP29 चल रही है और यहाँ भी जो मेजर डेवलपमेंट हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी स्टोरेज फैसिलिटीज़ और उसमें हो रही है, ताकि आप ट्रांसपोर्टेशन को डिकार्बनाइज कर सकें। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू पाकिस्तान 2 ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकता है। एक ये कि आप इकोनॉमिक अब बेनिफिट ले सकते हैं, इंपोर्ट्स कम कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी जो क्लाइमेट एम्बिशन है उसको भी शो कर सकते हैं। तो फॉर मी इट्स अ गुड स्टेप इन राइट डायरेक्शन। सही, लेकिन अब ज़ाहिर अगर इस प्रोजेक्ट को आगे हम लेकर चलते हैं और हुकूमत ज़रा मुतारिक इसमें होती है डॉक्टर साहब, तो इसमें सस्ती बिजली की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास एनर्जी की जो जनरेशन है वो तो कोई 40,000 प्लस मेगावाट्स में मौजूद है, लेकिन उसका यूजेज, उसकी कंजम्पशन इस वक्त बहुत कम है, हाफ से भी कम है। तो अगर उस कंजम्पशन को भी इस प्रोजेक्ट के ज़रिए बढ़ाने में मदद मिल सकती है, यानी वो जो कैपेसिटी चार्जेस हम IPPs को पे कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है और वहाँ भी फिर वो बिजली ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएगी अगर रिचार्ज स्टेशंस की सूरत में उसको हम गाड़ियों की चार्जिंग पर लगाएं। जी बिल्कुल, देखें अभी जो पावर सेक्टर का मसला है वो यूटिलाइजेशन रेट्स का ड्रॉप होना है। अगर आप CPEC के अंडर आपने जो कोल पावर प्लांट्स लगाए हैं उनके यूटिलाइजेशन रेट्स को देखें तो वो नॉट मोर देन 20% है पूरे साल में। तो इन यूटिलाइजेशन रेट के ड्रॉप होने की वजह से कैपेसिटी चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप सेक्टर कपलिंग करते हैं और EVs को लेके आते हैं, ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये चीज़ देखना होगा, एक कनंड्रम आ जाएगा पाकिस्तान के लिए कि EVs जहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एमिशंस नहीं होती, लेकिन अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है तो वो फिर उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है। आप उसको एमिशंस को शायद यहाँ नहीं कर रहे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं हो रही, लेकिन वो एनर्जी सेक्टर में होगी। तो इस चीज़ को शायद प्रिंसिपली रीन्यूएबल एनर्जी के साथ जो है वो कनेक्ट होना है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर पाकिस्तान 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाता है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के साथ लिंक करते हैं, रूफटॉप सोलर के साथ लिंक करते हैं, तो वो सार्फिन जो ग्रिड को बिजली बेच रहे हैं और वो अब एक गवर्नमेंट के लिए मसला बन गया, तो उस सरप्लस बिजली को हम ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की मद में यूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को इस तरह से इस चीज़ को स्टीयर करना है कि वो एक रिन्यूएबल एनर्जी का टूल भी रहे और वो अपने पावर सेक्टर को भी ठीक कर सके। तो मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम्स, इसी तरह से अगर आप हाईवे और मोटरवेज के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके साथ अगर आप उसको सोलर पैनल्स और विंड पावर से कन्वर्ट साथ लिंक करते हैं, तो वो भी एक बड़ा वेलकम मूव होगा, ना सिर्फ इस मद में कि आप EVs का फरोग बढ़ा सकेंगे, बल्कि इसी तरह के फोरम्स COP29 में आप इस चीज़ को COP30 जो ब्राज़ील में होगी उस चीज़ को आप पोर्ट्रे कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं कि पाकिस्तान बेशक एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है, लेकिन हम रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्ट करें। तो अब डॉक्टर साहब इस पूरी स्ट्रेटजी में या आगे की जो हिकमत अमली है इसमें सबसे पहले फोकस किस पर करना पड़ेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग है इन गाड़ियों की, पहले उस पर फोकस करें ताकि जल्द अज जल्द ये बनाई जाएं, फिर वो लाइसेंसिंग का मरला और फिर उसके बाद ये लोगों तक पहुँचे, या मीनवाइल हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा कि उतने ही उसके रिचार्ज स्टेशंस भी हों ताकि जब इसका यूजेज बढ़े, जब ये लोगों तक पहुँचें तो उसके बाद वो इसको मेनटेन भी कर सकें, ये फ़ायदेमंद भी हो सकें?
नहीं, सबसे पहला काम जो पाकिस्तान को करना है वो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का करना है। अभी इस टाइम पे 4 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन देख लें, वो उसको लीड ले रहा है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने काफ़ी अर्सा ईवी डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो बनाई, अभी भी शायद एक ड्राफ्ट सर्कुलेशन में बन रही है। उसके बाद आपके पास जो आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और फिर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री जो है वो भी इन्वॉल्व है। और फिर जैसे जैसे आपने इसको प्रोविंशियल 18th अमेंडमेंट के बाद कर दिया, तो वो चीज़ें भी हैं। तो हमें पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की ज़रूरत है, ताकि हम जो है वो साइकिल्स में काम ना करें हों। एक होलिस्टिक होल ऑफ ए सेक्टर, होल ऑफ ए पॉलिसी जो है वो अप्रोच के साथ जो ईवी पॉलिसी है पाकिस्तान में बने। जो पाकिस्तान को चीज़ फोकस करनी है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को फोकस करना है, क्योंकि जो ईवी 4 व्हीलर्स हैं, जो आपकी कार्स हैं, दे आर अ लग्जरी ब्रांड। वो अभी तक उस तरह से मेन स्ट्रीम नहीं हुई, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, जो आपकी इनकम पैटर्न्स हैं, जो आपकी इनकम लेवल्स हैं, उनको समझते हुए हमें इस चीज़ को डिवाइस करना होगा। नहीं तो ये वो सोलर पैनल्स वाली डिबेट हो जाएगी कि कुछ लोग सोलर पैनल्स अफोर्ड कर सकते हैं, और जो अफोर्ड कर रहे हैं वो तो मज़े कर रहे हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हम लोग जो है वो किस तरह से स्टेयर कर सकते हैं। एक तीसरी चीज़ जो देखनी है वो ये कि फाइनेंसिंग मोड्स अवेलेबल हैं। अगर जिस तरह साउथ अफ्रीका ने पिछले साल जो पिछली कॉप थी, कॉप 26 ग्लासगो में, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया G7 कंट्रीज के साथ। दैट पैक्ट वाज ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स। उसमें उन्होंने एक जामे प्लान दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का भी एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान दिया। तो उसमें उनको फाइनेंसिंग मिली। पाकिस्तान को भी इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो एक्सप्लोर करने होंगे। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान को शायद रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करके अपने जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा, ताकि हम ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी लेके आ सकें। और रिन्यूएबल एनर्जी इन अ सेंस कि आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की तरफ जाएं, जहाँ पे लोड हो, पास ही जो है वो पावर प्लांट्स इंस्टॉल हों। जैसे आपके सोलर रूफटॉप्स हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें आप एक तीर से 3-4 शिकार जो है वो इकट्ठे कर सकते हैं। तो ईवीज़ तो एक सवाल और डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा फोकस 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स पर रहे, लेकिन 2 व्हीलर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्रांसपोर्ट हमारे मासेज में वो बसेज़ हैं। ज़ाहिर है वो एक ह्यूज ट्रांसपोर्ट है, तो एक साथ बहुत सारे लोग उसमें सफ़र करते हैं। तो उसकी तरफ अगर हमें फोकस करना है तो फौरी तौर पर क्या वो मुश्किल होगा, या इनिशियल हमें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर ही फोकस करना पड़ेगा? देखिए, इस चीज़ को इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होना चाहिए कि आपके जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं वो दे आर द मीन्स कि आप अपने घर से किसी एक बस स्टैंड के पास जाते हैं। तो अगर बस स्टैंड पे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चार्जिंग का वो वहाँ पे लगे, तो लोग जो है वो फिर उस बस स्टैंड से, और वो भी अगर ईवी पे होता है और आप लॉन्ग टर्म डिस्टेंस पे जाते हैं। अभी जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की, ये जो आपका बस इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर यह कि आपको फिर जगह जगह पे आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंस्टॉल करना होगा। मे बी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि आपकी जो मेट्रो बसेस हैं उनको आप इनिशियली इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। उससे शायद आपका जो मेट्रो का डेफिसिट आता है, या जो पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट मेट्रो बसेस को जो सब्सिडी देती है, शायद वो भी एक एक्सपेंडिचर कर लेंगे, लेकिन दूसरी दफ़ा आपको वो नहीं करना पड़ेगा फ्यूल की मदद। तो वो सब्सिडीज़ भी कम हो सकेंगी। तो मेरी टेक ये होगी कि गो फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, एंड जो आपके मैस ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनको भी करें। इस्लामाबाद में अभी इनिशियली जो है वो चली हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगेन इसके लिए आपको फाइनेंसिस चाहिए होंगे, प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के बगैर और नेशनल जो मैकेनिज्म्स हैं उनके बगैर हम इसको नहीं लेके जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता चंद दहाइयों से मुल्क की मईशत को पेचीदा चैलेंजेस का सामना रहा है। हुकूमतें बदलती गई, पॉलिसीज तब्दील होती गई, लेकिन माशी सूरत हाल जूं की तूं रही। IMF से निजात की बातें हर दौर में की जाती हैं, लेकिन हर बार मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए IMF की मदद ही हासिल करनी पड़ती है। और इस बार भी हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा, लेकिन अभी भी हुकूमत कोशां है कि ये IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस से मुकाबला करने के बाद अपने माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ा है। मुल्क में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकार बड़े पैमाने पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। G2G इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आ रही है। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट भी कम होता जा रहा है। मुल्की सरमायाकारों और सनतकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। टैक्स कलेक्शन पहले से बेहतर हो रही है और टैक्स नेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये रफ्तार बहुत कम है और इस रफ्तार से टैक्स आदाफ हासिल करना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। तमाम मुस्बत आशारियों के बावजूद प्राइवेट सेक्टर इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। निजी शोबे की कमज़ोर हालत, कर्ज़ों की महदूद दस्तियाबी और अभी भी शरह सूद के ज़्यादा होने की वजह से मुल्क की माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त हो रही है। प्राइवेट सेक्टर किसी भी मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और पायदारी में सबसे अहम किरदार अदा करता है। प्राइवेट सेक्टर उस वक्त इन्वेस्ट करता है जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल हो, टैक्सेस कम हो, नुकसान कम, मुनाफा ज़्यादा हो और कर्ज आसान शराइत पर दस्तियाब हो। बांग्लादेश और भारत में निजी शोबे को कर्ज़ों की फरामी बहुत ज़्यादा आसान है। पाकिस्तान का एडवांस टू डिपॉजिट रेशो यानी ADR गुज़िश्ता 15 सालों में 80% से कम होकर 40% से भी नीचे आ गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक्स में मौजूद डिपॉजिट्स का बहुत कम हिस्सा निजी शोबे को कर्जे के तौर पर दिया जा रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड कर्ज की फरामी मुआशी तरक्की को महदूद करने के साथ साथ रोज़गार के मौके पैदा करने की सलाहियत को भी मुतासिर करती है। बैंक्स का ये मोहतात रवैया निजी शोबे की तरक्की में रुकावट का बाइस बन रहा है। ताज़ा तरीन AF फर्गूसन की रिपोर्ट रोड टू सस्टेनेबिलिटी के मुताबिक एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो में तेज़ी से कमी होती जा रही है, जो 37% तक गिर गया है। दिसंबर 2023 में ADR 41% पर मौजूद था। आइडियली एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को 80 से 90% के दरमियान होना चाहिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर इंप्रूव होता है और इकोनॉमी की ग्रोथ तेज़ होती है। प्राइवेट सेक्टर में जुलाई और अक्टूबर 2024 के दरमियान तकरीबन 241 बिलियन रुपए तक की कमी रिकॉर्ड की गई है, जो बहुत ज़्यादा है। खित्ते में मौजूद दीगर मुल्कों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के मुकाबले में दीगर मुल्कों में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो बहुत ज़्यादा है और उनकी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में ADR रेशो को इस वक्त 37% के करीब है, जबकि इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो बुलंद तरीन सतह पर है जो कि 88% है, जिससे कुल GDP में तकरीबन प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा सिर्फ 12% रह गया है। बांग्लादेश में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 88% है, जो पाकिस्तान से दुगना है, और इन्वेस्ट टू डिपॉजिट रेशो सिर्फ 22% है। और बांग्लादेश की कुल GDP में प्राइवेट सेक्टर का जो हिस्सा है वो 38% है। श्रीलंका में ADR 63% है और IDR 42% है और निजी शोबे का GDP में हिस्सा 47% से ज़ायद है। भारत में ADR 75% से ज़ायद है और IDR सिर्फ 34% है और भारत में भी प्राइवेट सेक्टर 50% GDP में अपना हिस्सा डालता है। कीनिया में एडवांस टू डिपॉजिट रेशो 62% है और वहां इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो सिर्फ और सिर्फ 3% तक महदूद है और GDP में प्राइवेट सेक्टर 32% से ज़ायद हिस्सेदार है। हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत की बेहतरी, प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात की फराहमी और एडवांस टू डिपॉजिट रेशो को बढ़ाने के लिए ADR की पॉलिसी नाफिज की, जिसके बाद बैंक्स पर निजी शोबे को कम कर्ज देने पर इजाफी टैक्स लागू किया जाता है ताकि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज दें और प्राइवेट सेक्टर मुल्क की इकॉनमी में अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन बैंक्स की जानिब से इस पॉलिसी को अपोज किया गया और इस पॉलिसी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को बैंक से कम ADR रेशो होने पर 197 अरब रुपए का इजाफी इनकम टैक्स लेने से रोक दिया है, जिससे न सिर्फ हुकूमत को टैक्स आदाफ हासिल करने में मुश्किल होगी बल्कि निजी शोबा जो पहले से बहुत ज़्यादा मुतासिर है वो मज़ीद मुतासिर होगा। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा। अब वहाँ से क्या कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त FBR किस मुश्किल में पड़ गया है और हुकूमत पाकिस्तान इस स्टे ऑर्डर से कितनी पाबंद हो गई, अब टैक्स कलेक्शन कितनी मुतासिर होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बख्तियार मोहम्मद साहब तर्जुमान FBR के हमारे साथ मौजूद हैं। बख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। FBR की टैक्स कलेक्शन के हवाले से खासतौर पर जो बैंक्स का मामला है इस पर अभी क्या पॉलिसी है? तो एक बड़े शॉर्टफॉल का सामना आपको हो सकता है, अभी फिस्कल ईयर आधा भी नहीं गुजरा और ये ऑलमोस्ट कोई 400 अरब रुपए के इस वक्त खसारे में आप लोग मौजूद हैं।
जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि और रेवेन्यू से कवर करें, लेकिन सर्टेनली तो पड़ेगा, बिकॉज ये एक हमारा एक जो पॉलिसी मेजर्स थे उसमें ये हमारा एक मेजर था, और ये जो उसका एक जो फर्क पड़ेगा वो हमें फर्क तो पड़ेगा, लेकिन खैर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको कवर भी करें। प्लस वन ऑफ दी फेडरल गवर्नमेंट एक पार्टी है इस केस में, तो वो उसमें हम जाहिर है एक उसके खिलाफ अपील करना हमारा हक बनता है, तो वो हम उस पर वी आर लाइक मलिंग ऑन इट कि चीज को हम अपील करें या जो भी डिसीजन होगा जो फेडरल गवर्नमेंट का, तो वी विल गो इंशाल्लाह उस तरीके से फिर करेंगे। बख्तियार साहब, वो और रेवेन्यूज क्या हो सकते हैं? तो जो पहले से लोग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं से आप मजीद टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि नेट तो नहीं ब्रॉडन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो जितने भी टैक्स पेयर्स है ना, उन्होंने रिटर्न तो फाइल कर दी है, ठीक है। अब रिटर्न के बाद हमारा एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि किस केस में उसने जो अपनी डिक्लेरेशन ठीक नहीं दी है, तो उसके बाद फिर हम ऑडिट की तरफ जाते हैं। जब ऑडिट की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारा जो एडिशनल डिमांड उन टैक्स पेयर्स की तरफ निकलता है जिन्होंने इवेजन की होती है या अवॉइडेंस की होती है, तो वो एक हमारा एडिशनल डिमांड क्रिएशन का प्रोसेस शुरू होता है और वो चलता है। तो वो ये एक हमारा प्रोसेस अभी शुरू होगा इंशाल्लाह, और वो आगे चलेगा। अच्छा बख्तियार साहब, ये जो टैक्स लगाया गया था बैंक्स पर, प्लस दूसरा ये कि दूसरे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इंशाल्लाह हमारे केसेस हैं, और वो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा पॉजिटिवली उसको टेकअप किया। वो भी हमारे केस में रेवेन्यू स्टॉक के वो भी इश्यूज हमारे सेटल होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी, तो बख्तियार साहब, ये तो जो बजट आया था इस साल का, उसका हिस्सा था, ये फाइनेंस बिल का हिस्सा था ये टैक्स, इस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत भी थे, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा भी था। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा हो, उस पर अदालत से स्टे लिया जा सकता है? बिल्कुल, जो हाई कोर्ट है उनका एक प्रेरोगेटिव है, और दूसरी बात है कि जी वो उन्होंने उसको कानूनी एंगल से भी देखना होता है, बिकॉज पार्टीज के भी उन्होंने जो पॉइंट लेके जाते हैं हाई कोर्ट में, इंतजार है हाई कोर्ट के पास पावर तो है ना कि जी किसी एक्ट को के खिलाफ वो फैसला दें, लेकिन वो उसके खिलाफ फिर अपील करना हमारा हक है, फेडरल गवर्नमेंट का हक है इंशाल्लाह। तो बख्तियार साहब, ये इससे एक प्रेसिडेंट क्या सेट हो रहा है? यानी कोई भी आम शख्स या कारोबारी शख्स जो कोई बिजनेसमैन हो या कोई सनतकार हो और उसको ये लगता हो कि एफबीआई ने उस पर कोई इजाफी टैक्स लगा दिया है, तो वो उससे एग्री ना करता हो, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, वहाँ से स्टे ले ले अपने बिजनेस के लिए कि जी हम पर ये इजाफी टैक्स ना लगाया जाए। नहीं, कोर्ट से इस तरह स्टे नहीं देती। कोर्ट सुधार देखभाल के डिसीजन करती है ना, तो ये तो उन्होंने जो जज साहिबान है वो देखेंगे, उसके बाद ही वो स्टे उन्होंने दिया होगा ना, उनको कुछ नजर आया होगा। लेकिन वो जाहिर है हम भी अपना केस प्लीड करेंगे, तो वो तो जाहिर है हाई कोर्ट की ये पावर तो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उनको तो हम ये इस बात पे आप किसी कोर्ट को चैलेंज नहीं करते थे, बिकॉज ये तो कोर्ट की राइट होता है, वो ये उनका प्रेरोगेटिव होता है। अब बख्तियार साहब, ये जो पॉलिसी थी एडीआर की इजाफी 15% टैक्स वाली, ये कितना जायज़ टैक्स था? ये कितनी जायज़ पॉलिसी थी जो बैंक्स पर नाफिज की गई थी? देखिए इसका रेवेन्यू टैक्स के अलावा इसका जो दूसरा एंगल है ना, वो ये आप समझने की कोशिश करें। आपको पता होगा कि एडीआर क्या है, एडवांस डिपॉजिट रेशियो जो है, अगर जो एडवांसेस उन्हें प्राइवेट पार्टी को, बैंक्स को चाहिए कि प्राइवेट पार्टीज को फंड्स अवेलेबल करें, प्राइवेट पार्टीज को फंड्स दें, कंपनीज को दें, ताकि हमारे मुल्क में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो बढ़े, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, बिजनेसेस बढ़े। तो वो ये करते हैं कि वो उठा के गवर्नमेंट को ज्यादा दे आर विलिंग कि गवर्नमेंट को ज्यादा वो लोन दे दें, जिसका वो सिक्योर होता है, उनको एक सिक्योर रेट मिल रहा होता है, और वो जो बिजनेसेस के लिए उनके लिए कैश जो है वो कम हो जाता है। तो हमने कहा कि जिसका भी 50% रेशो कम से कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 50% रेशो का मतलब है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं उसके कम से कम 50% आप प्राइवेट पार्टीज को लोन देंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट पार्टीज को 50% ऑफ द डिपॉजिट लोन मिलेगा, तो प्राइवेट पार्टीज फ्लरिश करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगे, मुल्क में एक्टिविटीज बढ़ेंगी, बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो अब हमने ये कहा कि अगर आपकी ये रेशो 50 से नीचे उस पे आगे अगर 50% और उससे ऊपर है रेशो, तो आपका रेट 39% टैक्स आप जो बैंकिंग सेक्टर का है वो आप देते रहें। जिस वक्त आपका ये रेशो 40% पे आएगा, यानी आपने प्राइवेट पार्टीज को कम लोन दिए और गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिए, और आपका रेशो एडवांस टू प्राइवेट पार्टीज टू जो आपका जो डिपॉजिट है वो 40% हो गया, तो हमने कहा आपका रेट 39 से 49 हो जाएगा।
इस तरीके से जिस वक्त उसका 40% से भी ये रेशो नीचे गिर जाएगा तो इनका रेट फिर 55% होगा। तो ये अब जाहिर है ये अब जब ये डिसीजन आ गया, स्टे ऑर्डर हो गया, तो अब बैंक्स के लिए लाजिम नहीं है कि वो प्राइवेट पार्टीज को 50% रेशो मेंटेन करें। तो प्राइवेट पार्टीज को जो लोन है वो कम मिलेंगे, तो या उनको एडवांसेस कम मिलेंगे, जिसकी वजह से ये बिजनेस पे इम्पैक्ट, इसका कैश जो अवेलेबिलिटी है मुल्क में बिजनेसेस को, उस पर फर्क पड़ेगा। तो बख्तियार साहब, ये स्टे ऑर्डर तो इस साल लिया बैंक्स ने, ये पॉलिसी 2022 से नाफिज है, तो पिछले जो सालों की कारकर्दगी एफबीआर की इस एडीआर के मामले पर वो कैसी है? कितना टैक्स अभी तक बैंक से ये 15% इजाफी के तौर पर आप लोग कलेक्ट कर चुके हैं? क्या फिगर है? अच्छा, ये फिगर मेरे पास इस वक्त होगी नहीं, मैं आपको कल दे सकता हूँ कि जी वो कितना हमने अमाउंट ले लिया था, लेकिन ये इस बार चूंकि हमने रेट बढ़ा दिया तो इस वजह से, पहले इस तरह रेट नहीं था और इस तरह उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो अब चूंकि हमने बढ़ा दी इस साल फाइनेंस एक्ट में, तो इसके खिलाफ ये कोर्ट में गए हैं। और तो ये बैंक से ये इजाफी 15% भी ये सालाना बुनियादों पर ही लिया जाता है? साल में एक ही बार देने के पाबंद होते हैं बैंक्स? देखिए, ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त बैंक 31 दिसंबर को हम देखेंगे, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न के अंदर हम देखेंगे कि जनाब आपका जो एडीआर है वो क्या है। तो जिसका 50% से ऊपर होगा वो तो 39% टैक्स देगा रिटर्न के साथ, उस वक्त पे करेगा, और जिसका फिर नीचे आता जाएगा तो जैसे मैंने कहा उनका रेट फिर बढ़ता जाएगा, तो वो तो खुद रिटर्न के साथ देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम उनका ऑडिट करके उनको बताएंगे कि आपके एडीआर कम है, लिहाजा आप ये एडिशनल टैक्स दें। और अब ये जब तक मामला अदालत में रहेगा, इसकी हेयरिंग्स अगर चलती रहीं और उस स्टे को अगर नहीं कलअदम करार दिया गया, तो फिर एफबीआर इन बैंक से ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता। ये 197 अरब का जो फिगर है, फिर ये जीरो ही काउंट होगा। तो हमने जाहिर है मुल्क की जो अदालतें उसको तो मानना तो हमारे ऊपर लाजिम है ना, बाइंडिंग है, हमने तो अदालत के हुक्म को तो मानना ही है ना, उसके तो हमारे पास हल नहीं है ना। ठीक है, अब ये बताएं कि फिर ये 197 अरब का भी मजीद अगर शॉर्टफॉल हो जाता है और वो जो 189 अरब का पहले ही है, ये जो खला पूरा ये आ जाएगा, ये कहाँ से पूरा होगा? ये फिर एक आम आदमी पर ही टैक्सेस की बोझ की मद में डाला जाएगा? नहीं, एडिशनल टैक्सेस तो हम किसी के ऊपर नहीं लगा रहे, मैंने जैसे पहले कहा ना, लेकिन हम जाएंगे उन रेवेन्यूज की तरफ जहाँ से या तो किसी ने टैक्स अवॉइडेंस की है या किसी ने टैक्स इवेजन की है। उसके अलावा हम जो शुगर मिल्स हैं उनके ऊपर भी हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, जो रोटेशन वगैरह वो चेंज करके वहाँ पर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से भी हमारा काफी सारा टैक्स जो है वो हमारी नजर में। बख्तियार साहब, ये तो वो सारे एवेन्यूज हैं जो कि अगर ये एडीआर वाला मामला नहीं भी होता तो ये सारे काम तो एफबीआर को तब भी करने थे या करने चाहिए थे, तो इसका उनसे तो कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं, एडीआर के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। आप कहेंगे एडिशनल रेवेन्यू कहाँ से आएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो शुगर मिल्स की तरफ से जो हम अभी वहाँ जा रहे हैं, तो उसको जिस तरह हमारे बंदों को जिस तरीके से हम रोटेशन के साथ वो चेंज करके हम उनके स्ट्रिक्ट वो सर्विलेंस करेंगे ताकि हमारा ज्यादा टैक्स आ जाए, तो वहाँ से भी हमारा टैक्स ज्यादा आए इंशाल्लाह। तो अगर बैंक्स के साथ बैठकर या स्टेट बैंक के साथ बैठकर एफबीआर ने या हुकूमत पाकिस्तान ने इस पॉलिसी पर पहले कोई कमिटमेंट, कोई कन्वेंस उनको नहीं करने की कोशिश की गई थी कि एकदम से वो अचानक उठकर अदालत चले गए? स्टेक होल्डर्स में आपस में नहीं कोई बातचीत हुई थी? नहीं, इस पर तुम जो बजट के टाइम पे डिस्कशन बहुत होती हैं, तो दूसरी बात है कि जो पार्लियामेंट होता है ना, उसमें तो हर जगह के रिप्रेजेंटेशन होती है ना, जो आपके एमएनएज होते हैं हजरात, वो सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर जो डिस्कशन होती है उसके बाद जो टैक्स लगता है तो फिर तो वो तो लागू होता है, बिकॉज ये पार्लियामेंट होता है इसीलिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके लोगों का। तो वो उन्होंने जो डिसीजन लिया, उसके अलावा जो बजट मेकिंग प्रोसेस है डिस्कशन हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली हम अगर उनकी हर बात मान लेते तो फिर तुम ना लगाते ना, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि ये इससे ना सिर्फ टैक्स इस सेकेंडरी पर्पस से, पहली पर्पस से किसी हमारा कैश अवेलेबल हो बिजनेसेस को, तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट ने नहीं किया ना, इसलिए ये है। अच्छा बख्तियार साहब, एक जो तासुर इस वक्त ओवरऑल बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर तो कर्ज लेना ही नहीं चाहता, चूंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का बड़ा इशू है। अगर प्राइवेट सेक्टर कर्ज लेना ही नहीं चाहता हो तो फिर बैंक्स के पास इस एडीआर को मैनेज करने का क्या फॉर्मूला है? नहीं देखिए, अभी तो इंटरेस्ट रेट गिर गए ना, अगर आपको भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट गिरे हैं, आप अगर आप उनको अब देखें ना, उनको अगर अपने ये जो स्प्रेड है बैंक्स का, अगर बैंक्स अपने स्प्रेड को थोड़ा सा कम करें और लोग उनसे लोन क्यों नहीं लेंगे, सारों ने अपनी बिजनेसेस करनी है,
लेकिन अगर आप स्प्रेड को कम नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर प्रॉब्लम होगा, फिर लोग नहीं लेंगे। तो ये बैंकों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि अपने स्प्रेड को कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार मोहम्मद साहब, तर्जुमान FBR हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शुजात फारूक साहब से बात करेंगे जो चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइड में, और उनसे जानेंगे कि अब जो मुश्किलात इस वक्त FBR को और हमारी मुल्क की ओवरऑल इकॉनमी को हैं उसका हल क्या है और कैसे ये टैक्स कलेक्शन का जो शॉर्टफॉल है ये पूरा हो सकेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइड के हमारे साथ मौजूद हैं। शुजात साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो टैक्स का शॉर्टफॉल है शुरू के 4 महीनों के बाद FBR का, वो कोई 189 अरब के करीब है। फिर हमने अभी इस्लामाबाद का एक स्टे ऑर्डर देखा जो कि बैंक से इजाफी 15% ADR टैक्स की मद में वसूल किया जाना था 190 अरब, अब वो भी हुकूमत नहीं कर सकती है, FBR वो भी नहीं कर सकता। तो ये 400 अरब का इस वक्त जो शॉर्टफॉल आ रहा है, ये फिर कोई ऑल्टरनेट एवेन्यूज़ मौजूद हैं इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए? जैसे जैसे फिस्कल ईयर बढ़ेगा ये शॉर्टफॉल मजीद भी बढ़ सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, पहले क्वार्टर में शॉर्टफॉल आया है। अगर आप इस साल का देखें तो गवर्नमेंट का जो एनुअल टारगेट है वो तकरीबन 13 ट्रिलियन है, और पहले फर्स्ट हाफ में हम तकरीबन 6 ट्रिलियन टारगेट है। अभी अगर आप देखें जो IMF के साथ गवर्नमेंट की निगोशिएशन हुई है तो उसमें चांसेस थे कि हम इस टारगेट को रिवाइज करते, लेकिन FBR के अंदर और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़ी सीरियस ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे। अब वो रेवेन्यूज कहाँ से कलेक्ट करेंगे कि देखें, अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट आई है कि हम कोई मिनी बजट नहीं लेके आ रहे। ये बिल्कुल है कि हम ताजरों से और टैक्सेस लेंगे, हम नॉन फाइलर से टैक्सेस लेंगे। और अगर आप FBR की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कुछ लोगों को नोटिस भी भेजे हैं कि जहां से उनको टैक्सेस आएंगे। जो दूसरी चीज़ अगर आप देखें, जो हमने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी है कि अगर हमारे टारगेट पूरे नहीं होंगे तो कौन कौन से एरियाज हैं कि जहां से हम और टैक्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। कि फॉर एग्जांपल उसमें यह है कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर, रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उसके ऊपर हम टैक्सेस को बढ़ा देंगे, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को हम बढ़ा देंगे। और इसी तरीके से गवर्नमेंट के पास देखें इवन ये भी प्लान है कि इस साल में बड़े रिकॉर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट हुआ है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन। तो वो भी एक अमाउंट है कि जिसको गवर्नमेंट अपने सर्कल के अंदर लेके आ सकती है। ठीक है, तो अब इसका मतलब शुजात साहब कि ये इस शॉर्टफॉल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो IMF का भी रिसेंट रिव्यू हुआ उसमें भी बतौर मजमूई तो IMF ने एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी है, लेकिन वो भी एक वेकअप कॉल थी, चूँकि जो फर्स्ट इस वक्त पहले एक क्वार्टर के जो शॉर्टफॉल थे उसको पूरा करने का अगले उस रिव्यू तक हमारे पास एक मौका है, वरना अगर ये डायरेक्ट रिव्यू अपने टाइम पर होता तो शायद टाइम कम होता हमारे पास रिकवरी का। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी टाइमली वेकअप कॉल थी कि हम दिसंबर के अंदर जाके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते। तो हमें IMF ने भी अभी वार्न किया है कि आप नवंबर के अंदर अपने प्रीएम्प्टिव मेजर लें। अगर हमने इस क्वार्टर के अंदर शॉर्टफॉल देखा है तो डेफिनेटली आगे हम मेजर्स लेंगे। देखिए मेरे नज़दीक टैक्स रेवेन्यू से शायद हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चैलेंज ये है कि हमने बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है और इस साल हमने 40% टैक्सेस एनहांसमेंट रखा हुआ है। और आप देखें जो घबराने की चीज़ है वो ये है कि शायद हमारी ग्रोथ नहीं है। हमारी इस साल की ग्रोथ का टारगेट है 2.5%। हमें इस एंगल से भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमीज जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती वहाँ पे टैक्सेस कम होते हैं। हमारा फोकस है टैक्स। अब बहुत ज़्यादा जब हम टैक्स लगाएंगे तो उससे जो हमारी थोड़ी बहुत जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है शायद वो भी कंप्रोमाइज़ होगी। तो इस एंगल से हम ज़रूर देखें कि शायद हमारा बिजनेसमैन इस वक्त उसके पास इतनी स्पेस नहीं है कि उसके ऊपर हम और टैक्सेस लगाएंगे तो इकोनॉमी शायद पीछे को जाएगी, आगे नहीं जाएगी। हमें इस एंगल से ज़रूर देखना चाहिए। तो शुजात साहब ज़ाहिर है हमारा FBR तो नहीं घबराता, हुकूमत भी नहीं घबराती, क्योंकि सारी घबराहट और सारी परेशानी तो ये आवाम पर मुंतकिल कर देते हैं। और इस शॉर्टफॉल से भी एक डर या ख़दशा यही था कि कहीं जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं पर ये मज़ीद 400 अरब का शॉर्टफॉल, इसका भी बोझ उन पर ना पड़ जाए।
तो अब अगर पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोलियम सेल्स टैक्स या इस तरह की कोई भी चीज़ किसी भी मद में बढ़ाई जाती है तो उसका असर तो बराह रास्त एक आम आदमी पर पहुंचेगा और शायद इस शॉर्टफॉल को कवर करने की कोशिश की जाएगी। उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है जो बड़ी मुश्किल से सिंगल डिजिट में आई है, जिसका बड़ा क्रेडिट लेती है हुकूमत। तो उस एक आम आदमी को इस वक्त घबराना चाहिए, वो मुतमईन रहे कि कोई मजीद उस पर टैक्सेस आयद नहीं होने जा रहे। देखिए जी, आम आदमी ने तो घबराना है। अगर आप देखें इस साल जो हमारे मार्जिनलाइज्ड लोग हैं कि जिसमें पीएन है, क्लरिकल स्टाफ है गवर्नमेंट में, उन्होंने तकरीबन 111 बिलियन टैक्सेस दिए हैं, इनकम टैक्स दिया है, जो कि पिछले साल की निस्बत 56% ज़्यादा है। तो आप ये देखें कि लोगों की इनकम का टैक्स रेट बढ़ा है, तो ये डेफिनेटली परेशानी की बात है कि लोगों की कंजम्पशन, सेविंग कंप्रोमाइज हुई हैं। हाँ, जिन एरियाज में शायद हमें फोकस करना चाहिए हम वहाँ पे अभी तक फोकस नहीं कर पा रहे। हम लो हैंगिंग फ्रूट को तो पकड़ रहे हैं कि जो बंदा ऑलरेडी टैक्स दे रहा है हम उसके ऊपर टैक्स और लगा देते हैं। पेट्रोल के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना बहुत ईजी है, हम कर लेंगे। इंपोर्ट मशीनरी के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स लगा देंगे, बहुत इजी है। लेकिन जो चैलेंज है वो चैलेंज है कि जो हमारे बहुत से एरियाज हैं, जिस तरह आप देखें इस साल फाइलर का नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट बढ़ा है, लेकिन बहुत सी जिस तरह ताजर दोस्त स्कीम वगैरह आई कि जिस के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि होलसेल, रिटेल और ये जो बिजनेस कम्युनिटी है जो कि ऑलमोस्ट जीडीपी में तो 25% शेयर है, लेकिन टैक्स के अंदर 1-2% शेयर है, कि इन लोगों को हम टैक्स नेट के अंदर ला सके, तो वहाँ पे बड़ी मार्जिनल सी समझ लें ना होने के बराबर इम्प्रूवमेंट हुई है। तो चैलेंज हमारा असल ये है कि सप्लाई साइड पे हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो इतना फरसूदा है कि वो शायद हम बड़ी इफर्ट लगा के भी हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे। और दूसरी तरफ चैलेंज है कि जो हमारे बहुत से एरियाज हैं कि जो टैक्स एक्सक्लूडेड हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे होलसेल रिटेल है, चाहे हमारी रियल एस्टेट है, वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाह रहे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्क्यूड टैक्स का सिस्टम है कि जो बेचारे बर्डनाइज्ड हैं वो और बर्डनाइज्ड हो रहे हैं, और जो लोग जिनको आना चाहिए शायद हम अपनी टैक्स बेस को इन्हांस नहीं कर पा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।